नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी कुछ प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और ये प्रश्नोत्तरी हिंदी विषय यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रख करके चलाई गई हैं। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम सभी अपनी तैयारी को परखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, कहाँ कमियां हैं हमें, उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये जो भी प्रश्न है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और मैं बताना चाहूँगी जो प्रैक्टिस सेट हम सभी लगा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये यूथ से है। और इसके बाद जो है आज की क्लास में हम सभी जो कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग में ही है 85 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है अभी तक। आज की क्लास में 86 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रतिदिन कुछ प्रश्नों को हम सभी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और ये साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित प्रश्नों को अभी हम सभी सॉल्व कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, है ना, इसी तरह से आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तो इसी तरह से टॉपिक वाइज करके हम सभी प्रश्नोत्तरी करेंगे। और कोशिश ये है कि जो है हिंदी व्याकरण की भी जो है प्रश्नोत्तरी चलाई जाए। जो भी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी का भी रिवीजन होता रहे हम सभी का टॉपिक वाइज करके। तो आज की क्लास में हम देखते हैं 86 नंबर के प्रश्न को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया है? शुक्ल जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। जो भी कथन है इनके, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जो भी शब्द हैं, वो सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब माना है? प्रथम उत्थान का समय जो है कब से कब माना है? तो इसमें चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से हम सभी को देखना है कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे, 1868 से लेकर के 1893, है ना। 1868 से 1893 प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया गया। और अगर द्वितीय उत्थान की बात करें तो 1893 से 1893 से लेकर के 1918 तक। और तृतीय उत्थान यानी कि 1918 से अब तक। तो ये कंफर्म हो गया होगा। प्रथम उत्थान 1868 से 1893, द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918, तृतीय 1918 ईस्वी से अब तक। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 87 है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में बना हुआ प्रश्न है। पुरानी हिंदी सभी परिचित है, पुरानी हिंदी, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलेरी जी। जहां पर पुरानी हिंदी आ जाएगी वहां पर कौन हो जाएंगे? गुलेरी। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा की बात करें तो इनका जो है नलिन यानी कि दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। नलिन विलोचन शर्मा का क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, है ना, सभी को रटा हुआ होगा ये। और जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका। चारों ऑप्शन हो गए, चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। अगला हम सभी देखेंगे, ये देख सकते हैं आप। अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरे इतिहास की बात हो रही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पूछे तो कौन है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास? सुमन राजे हैं, है ना। लेकिन हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ की बात हो रही है तो कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह है। कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यानी कि बच्चन सिंह। आगे हम सभी देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और नामवर सिंह का है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, सुमन राजे का है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बच्चन सिंह का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे हम सभी देखेंगे 89 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? आधा इतिहास की बात हो रही है, अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है ना। तो शायद अब आंसर जो है
आप सब भी जो है गेस कर पा रहे होंगे कि कौन होगा। ऑप्शन ए है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, बी है डॉक्टर सुमन राजे, सी है श्याम सुंदर दास, डी है ममता कालिया। 89 नंबर का प्रश्न है, 89 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन राजे, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, कुछ और देख लेते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य 1930, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी मॉडर्न लिटरेचर 1939, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। किसका है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसका है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। अगला प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन ए है वर्तमान काल, बी है गद्य काल, सी है उत्थान काल, डी है उक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। 90 नंबर का प्रश्न है, तो गद्य काल दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? गद्य काल। और गद्य काल हमारा किस ऑप्शन में है? गद्य काल हमारा जो है ऑप्शन बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। देखिए, शुक्ल जी ने 4 कालखंडों में विभाजित किया है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम से अभिहित किया है 1375 से 1700 ईस्वी तक, संवत 1375 से 1700 तक, है ना। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है 1700 से 1900। तो इस तरह से है। और आधुनिक काल यानी कि जिसे गद्यकाल, अभी ये जो प्रश्न बना था हमारा, गद्यकाल नाम दिया है 1900 से 1984 तक। 91 नंबर का प्रश्न है, हम देख सकते, हम सभी देखेंगे। 91 नंबर का जो प्रश्न है हमारा है, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1913 में, सी ऑप्शन 1910 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1900 ईस्वी में। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कब प्रकाशित हुआ। देखिए, मिस्र बंधु विनोद के जो है 4 भाग हैं। हम देख लेते हैं मिस्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं। 4 भागों में विभाजित है, 4 भाग हैं इसके। और इसके जो प्रथम 3 भाग, प्रथम, पहला, दूसरा और तीसरा, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1913 ईस्वी में। और जो चौथा भाग है इसका, चौथा 34, इस तरह से याद कर ले, चौथा 34 यानी कि 1934 ईस्वी में। प्रथम 3 का प्रकाशन 1913 में और चौथे का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। प्रश्न हमारा है मिस्रबंध विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो देख लेते हैं 34 कहाँ है। तो 34 है हमारा करेक्ट आंसर ए में, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 92 नंबर का प्रश्न है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इस्तवारदाला, लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, तस किराए सुवरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 92 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखेंगे हमारा कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ की बात हो रही है, जो कालक्रम के अनुसार लिखा गया। तो कालक्रम के अनुसार कौन सा लिखा गया था? करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, है ना। इस्तवारदाला, लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। 92 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसने लिखा था? गारसादा तासी ने लिखा था। ठीक है, और इसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था। और इसका प्रकाशन 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। और शिव सिंह सरोज 1883, ये इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, और इसके जो लेखक है शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। ठीक है, और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में। और तज़किरा ए शुअराई हिंदी, है ना, इसे लिखा है मौलवी करीमुद्दीन ने। ठीक, तो ये इतिहास ग्रंथ हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। अधिकांश, देखिए जितने भी जो है इतिहासकार हैं, अधिकतर जो है विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन इसमें प्रश्न बना है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं।
कबीर, सूरदास, सरहपाद, विद्यापति। यानी कि चारों ऑप्शन में से सबसे अधिकांश लोगों ने क्या माना है, तो सरहपाद को माना है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। और इसे एग्जैक्ट राहुल सांकृत्यायन ने इनको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ठीक है। सरहपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की है। सरहपा बौद्ध धर्म के सहजयान यानी कि वज्रयान के प्रवर्तक थे। आगे हम सभी देखेंगे 94 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 94 नंबर का प्रश्न, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दातासी किस रूप में उल्लेख किया जाता है। अब ये तो बताने की बात है नहीं। देखिए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में बना हुआ प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दातासी फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने जो है गारसा दातासी ने ही अभी हम लोगों ने बात की कि इस्तवारदाला लिटरेचर एंड हिंदुस्तान नामक जो ग्रंथ है इन्होंने ही किया, गारसा दातासी ने किया। तो ये क्या कहे जाते हैं, इतिहासकार कहे जाते हैं। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। आगे हम सभी देखेंगे जो है 95 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, 95 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। देखिए ये प्रश्न कितनी बार बना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, चारों ऑप्शन में से बताना है। 95 नंबर का प्रश्न है। तो गारसा दातासी, अभी जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा, इस्तवारदाला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा है ना। तो लेखन परंपरा का सूत्रपात भी इन्होंने किया। आगे हम सभी देखेंगे, देखिए जो इतिहास ग्रंथ लिखा जिसकी बात अभी हुई, और इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया गया। यही प्रश्न हमारा बना था। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। और जो अगर ग्रियर्सन की बात की जाए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना, ये 1888 ईस्वी में। और इनको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। और मिश्र बंधुओं की बात कर ली जाए, ये देखिए सभी इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, क्या है, मिश्र बंधु विनोद, और 4 भागों में विभक्त है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ है। क्या है, हिंदी का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ है। शुक्ल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे 96 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है। तो 96 नंबर का प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श किसका है, तो हिंदी साहित्य विमर्श बख्शी जी का है, यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और ब्रज माधुरी सार ये वियोगी हरि का है। ब्रज माधुरी सार किसका है, वियोगी हरि का है। ठीक है। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 याद होगा आपको। आगे हम सभी देखते हैं 97 यानी कि 97 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है मिश्र बंधु, डी है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बना था यूपी टीजीटी 2004 में। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। कौन है, मिश्र बंधु। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, मिश्र बंधु हैं। और जैसे तुलसीदास, इसमें जो है तुलसीदास है नवरत्नों में, देख लेते हैं। तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव बिहारी लाल, मिश्र बंधु भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे हम सभी देखेंगे 98 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। सूची ए का कूट का प्रश्न है। सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, 2 सबसे पहले इसी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लेकिन लगा लेंगे हम लोग। और देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को, आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर 4, ये देखिए 4 आ गया। फिर इसके बाद आ गया राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है, तो सिद्ध सामंत काल का है राहुल सांकृत्यायन ने, 3 का 3 ही होगा। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल का है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम सभी 99 नंबर के प्रश्नों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। अब देखिए प्रथम उत्थान के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी क्वेश्चन बना था। फिर से देखते हैं, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनका जो इतिहास ग्रंथ है 1929 का, के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है, समय निर्धारित किया है। 99 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो संमत 1925 से 1950 विक्रमी, यानी कि बी वाला हो जाएगा, है ना। संमत 1925 से 1950 से विक्रमी को प्रथम उत्थान का समय माना है। आगे हम सभी देखेंगे 100 नंबर का प्रश्न है। 100 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 100, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। मैंने कहा जहाँ पर दर्शन की बात आ जाए वो भी साहित्य से संबंधित, है ना, तो क्या करेंगे, नलिन विलोचन शर्मा तुरंत। साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र है। डॉक्टर नगेंद्र क्या है, संपादक है किसके, हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है इसके संपादक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये नंद दुलारी वाजपेयी, नंद दुलारी वाजपेयी, ठीक है। तो नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा। जब आप 2-3 बार ऐसे पढ़ लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है 85 से लेकर के 100 तक प्रश्नों को किया। 85 से लेकर के हम लोगों ने 100 तक प्रश्नों को किया। अब अगली क्लास में 100 से आगे जो प्रश्न है उन्हें करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी तरह से प्रतिदिन हम सभी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी लगाएंगे, और प्रश्न परीक्षा में किस तरह से बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, एक ही प्रश्न को किस तरह से घुमा फिरा करके पूछा जाता है विद्यार्थियों से, प्रतियोगी विद्यार्थियों से किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम सभी जब क्वेश्चन लगाते हैं तो इन सभी का अनुभव हम सभी को हो जाता है। तो आज की क्लास इतनी ही, फिर हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, मिलेंगे नए तथ्यों के साथ मिलेंगे। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।